हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है 16 दिसंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बच्चे के थ्रू मिला है, मेरे भाई दोस्तों के थ्रू मिला है, जो भी स्टूडेंट के थ्रू, वो सारा प्रश्नों का विश्लेषण मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में कर रहा हूँ। कृपया चैनल पर अगर नए होंगे मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न था 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित बैजंती माला बाली किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बैजंती माला बाली हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2024 इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फ्रॉम? तो 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित बैजंती माला बाली मुख्य रूप से भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, जिसमें उनकी विशेषज्ञता और भारतीय सिनेमा में इसे लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। तो आपका हो जाएंगे भरतनाट्यम, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्पायर कनिष्क इज करेक्ट? तो आपका है ही कन्वेंस्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, हिज सक्सेसर या सन वाज नेम्ड वासुदेवा, ही बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी, ही बिल्ट द अजंता केव्स। तो सम्राट कुषाण कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और इस संगति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक मान्यता मिली और बौद्ध ग्रंथों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए आपका राइट है। ही कन्वेंस्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चलिए अगला प्रश्न पूछा था फतवा ए आलमगिरी नामक मुस्लिम कानूनों की संहिता किस मुगल शासक के काल में संकलित की गई थी? तो ये फतवा ए आलमगिरी आपका है नामक मुस्लिम कानूनों की एक संहिता मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 में संकलित की गई थी। तो आपका औरंगजेब राइट आंसर है मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है अवतल दर्पण कनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जब वस्तु फोकस एफ के बाहर होती है तब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु फोकस एफ पर दर्पण के बीच होता है तब प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल और सीधा बनता है तथा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण क्या है, कभी कभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से किस रूप या विशेषता को अभिव्यक्त करता है? तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से अभिनय, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नृत्य शुद्ध लयबद्ध गति के संयोजन को अभिव्यक्त करता है। तो यह आपका हो जाएगा ताल, लय और भक्ति का समन्वय आपका है भरतनाट्यम। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर कौन है? शुभंकर कौन है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हुआ था। 20 से 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका शुभंकर उज्ज्वला है, जो एक छोटी घरेलू गौरैया है, जो एक छोटी घरेलू गौरैया है। उज्ज्वला आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इन्हें 6 खेलों जैसे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक यहाँ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है
C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ C2H5OH? C2H5OH का केमिकल नेम आपका है क्या है? देख लीजिए, C2H5 में 2 कार्बन परमाणु C2 और एक हाइड्रोक्सिल समूह OH होता है, इसलिए इनका IUPAC नेम एथेनॉल है। तो एथेनॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एथेनॉल क्या है? यह एक अल्कोहल है और सामान्यतः इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वॉन द 2025 टेम्पल्टन प्राइज? तो आपका हो जाएगा विश्वव्यापी पैट्रियाट बार्थोलोम्यू जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपका हो जाएगा विश्वव्यापी पैट्रियार्क बार्थोलोम्यो, आपका ऑप्शन सी मेरे भाई सही है। चलिए, एक गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे जितने भी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम परीक्षा का, और यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी पेपर का जो भी रहे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। चलिए, अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1956 to 61 वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच इकोनॉमिक मॉडल? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 मुख्य रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए नंबर का है पीसी महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से तीव्र औद्योगिकीकरण प्राप्त करना था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता दी और मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, कोयला उत्पादन और रेलवे बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, किस ऐतिहासिक समझौते से कांग्रेस के गरम दल है ना और नरम दल एकजुट हो गए थे? इन विच एग्रीमेंट डिड द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइट या रीयूनिट मानिए। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल 1916 के लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट में एकजुट हुए। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस समझौते के बाद दोनों गुटों, जो 1907 के सूरत अधिवेशन से अलग हो गए थे, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी हुआ था। तो ये आपका लखनऊ पैक्ट 1916 वाला हो जाएगा, जिसमें गरम दल और नरम दल एक साथ एकजुट हुए थे। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं, जो इसके दुर्गम इलाके और घने जंगलों के कारण भी हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहली जनगणना किसने शुरू करवाई थी? तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए सही है, लेकिन यह पूरी तरह से एक साथ यानी समकालीन नहीं था। पहली पूर्ण और व्यवस्थित दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी, जिसे भारत की आधुनिक जनगणना की शुरुआत माना जाता है, जिसके बाद से यह हर 10 साल में जनगणना होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा था, किस ऐतिहासिक समझौते, इसको आगे बढ़ाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शतरंज बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन इंटरनेशनल चेस बोर्ड? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शतरंज बोर्ड का मानक आकार होता है 50 से 55 सेंटीमीटर, यानी लगभग 19.7 से 21.7 इंच होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग 2 से 2.4 इंच का होता है।
यह आयाम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आधिकारिक प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित की गई है ताकि खेल में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा था, अरुंधति रॉय की पहली बार बुकर पुरस्कार के लिए किस वर्ष नामित किया गया था? इन विच ईयर वाज अरुंधति रॉय फर्स्ट नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज? तो अरुंधति राय को उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में पहली बार बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और वे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलवाई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, प्रो कबड्डी लीग की फाइनल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो प्रो कबड्डी लीग के नवीनतम संपन्न सीजन 12 2025 का फाइनल दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में फाइनल में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब भी जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न आपका, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो मनरेगा का पूर्ण रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। एम से हो गए महात्मा गांधी, एन से हो गए नेशनल, आर से हो गए रूरल, ई से हो गए एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट। यही था। और इसमें क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार गारंटी देने वाला एक भारतीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा था, ये हो गया है। अगला प्रश्न पूछा था, अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट राइटर टू रिसीव द क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड इन इंग्लिश? चलिए अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक अमिताभ घोष जी हैं जिन्हें 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक भी बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न था, लियांडर पेज ने ब्रॉन्ज मेडल किस ओलंपिक खेल में जीता था? इन विच ओलंपिक गेम्स डिड द लियांडर पेज विन द ब्रॉन्ज मेडल? तो लियांडर पेस या पीज 1996 अटलांटा ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था। यह भारत का 44 वर्षों में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। यह पदक उन्होंने पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में हासिल किया जो ओलंपिक टेनिस में भारत की एकमात्र पदक सफलता है। सेमीफाइनल में आंद्रे अगासी से हारने के बाद उन्होंने कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में ब्राजील के फर्नांडो मेलिगेनी को हराकर यह उपलब्धि हासिल करी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर में यदि वस्तु की वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो परावर्तित किरणें वापस उसी बिंदु पर मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो वक्रता केंद्र सी पर ही आपका बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका था, ये प्रश्न आपका रिपीटेड है मेरे भाई। एक वस्तु विराम अवस्था रेस्ट से चलना शुरू करती है और उसे 5 सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का समान त्वरण प्राप्त होता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग v बराबर होता है u+at। u+at यहाँ फार्मूला बस फिट कर देना था। आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। अगला प्रश्न पूछा था, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26 विच इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिक्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? संसद में पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित कितना प्रतिशत है? तो आपका राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4 रखा गया है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल व्यय
उसके कुल राजस्व से यानी उधार को छोड़कर अधिक हो जाता है और यह संकेत देता है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। 2025-26 के लिए यह लक्ष्य 2024-25 के संशोधित अनुमान 4.8% ऑफ जीडीपी से कम है, जो राजकोषीय अनुदान और घाटा नियंत्रण की दिशा में एक कदम भी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पुष्प यानी फ्लावर के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है? इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन ओक्योर? तो आपका होता है निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय ओवरी के भीतर स्थित बीजांड में होती है। परागन वर्तिकाग्र पर गिरकर पराग नली बनाता है जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। तो यहाँ कह रहा है किस भाग में निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ लिख रहा है पराग नली के माध्यम से नर युग्मक यानी मेल गैमेट बीजांड में उपस्थित अंडाणु एक से मिलते हैं और यही निषेचन होता है, यही निषेचन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बीजांड में उपस्थित अंडाणु, अंडाणु है, ओवरी आपका एग में मिलते हैं, तो ओवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका था, सिविल सेवा दिवस का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ द सिविल सर्विसेज डे 2025? तो सिविल सर्विसेज डे 2025 राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो अब 21 अप्रैल 2025 को मनाया गया का आधिकारिक विषय था सशक्त शासन सशक्त राष्ट्र विकसित भारत @2047। तो इसका राइट आंसर इसके हिसाब से आपका हो जाएगा क्या? नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी प्रशासन। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द AIFFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड इन मई 2025? तो सुभाशीष बोस को, देखिए ये 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन मेरे भाई। तो सुभाशीष बोस को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। यह सम्मान भुवनेश्वर उड़ीसा में 2 मई 2025 को आयोजित AIFF अवार्ड समारोह के दौरान दिया गया, जहां बोस की यानी सुभाषिष बोस की मोहन बगान सुपरजाइंट टीम के योगदान और प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला वक्फ अमेंडमेंट से था 2025 के तहत जब तक महिला को उसका शेयर नहीं मिल जाता क्या नहीं किया जा सकता? तो जमीन दान नहीं किया जा सकता। आप यहाँ देख लीजिए इसको। चलिए इसी में था, लिख ले है कि इफ ए पर्सन वांट्स टू गिव अवे 10 बीघाज ऑफ लैंड मतलब 10 बीघे देना होगा, ही विल फर्स्ट हैव टू गिव हिज शेयर टू हिज डाउटर अपनी पुत्री को या फिर विधवा को या फिर बहन को या फिर अनाथ नेफ्यू को। ओनली आफ्टर डैट ही विल एबल टू गिव अवे द रिमाइनिंग लैंड वक्फ की संपत्ति में वो दान कर सकता है, पहले अपने पूरे परिवार इन सबको देने के बाद ही। चलिए अगला प्रश्न था, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन ए आपका राइट है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मादा यानी फीमेल का प्रजनन अंग है? तो आपका हो जाएगा यूटरस, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, यूटेरस आपका गर्भाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दूरी समय का रेखा ग्राफ वक्री हो तो इसका अर्थ क्या होगा? तो दूरी समय ग्राफ में ढाल वस्तु का वेग दर्शाती है। यह ग्राफ सीधी रेखा हो तो ढाल स्थिर रहती है और वेग समान रहता है। यहाँ बोल रहा रेखा ग्राफ वक्री हो मतलब कर्व्ड हो तो क्या हो जाएगा? यदि ग्राफ कर्व्ड हो तो ढाल हर बिंदु पर बदलती रहती है, तो ढाल हर बिंदु पर बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु असमान वेग से चल रही है।
असमान वेग से काय कि बदल रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 के बॉम्बे में हुई थी। पहला सत्र 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम। दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा सत्र 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। उसके अध्यक्ष जॉर्ज उले थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैली का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो कर्नाटक संगीत शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर यहाँ उड़ीसा हो जाएगा। ये सब राज्य आपका कर्नाटक जो दक्षिण भारत के राज्यों में जुड़ा है कर्नाटक संगीत शैली से, उन सभी से जुड़ा है। लेकिन इसमें पूछ रहा था कि कौन सा हिस्सा नहीं है कर्नाटक संगीत शैली का? तो आपका ऑप्शन डी नंबर जो हो गया ओडिशा ये नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और यही दक्षिण भारत के राज्यों में ही द्रविड़ संस्कृति का विकास भी हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है? अस्पृश्यता मतलब आपका हो गया अनटचेबिलिटी। तो आपका हो जाएगा, इसका एक ट्रिक भी है कि 17 छुआछूत का खतरा कभी नहीं भूल पाने वाला ये ट्रिक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप का पालन करने को कानून के तहत एक दंडनीय अपराध भी घोषित करता है, जो नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। और इसे लागू करने के लिए 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं, जो इसे गैर कानूनी भी बनाते हैं। इसलिए यहाँ छुआछूत का काम नहीं होगा, उसके ऊपर यहाँ कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।